हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मित ज्ञान क्लासेस। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं 10वीं कक्षा के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर चैप्टर 1 का जीव प्रक्रम एवं पोषण। इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस चैप्टर के सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को 4 भागों में बांटा गया है, यानी 4 वीडियो बनाया गया है और ये चारों वीडियो में से 2 वीडियो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का और 2 वीडियो है लघु उत्तरीय प्रश्न का। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 नंबर वाला प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि 5 नंबर वाला प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 नंबर के, वो दीर्घ उत्तरीय कहलाते हैं और लघु उत्तरीय जो 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो एक ठो अपलोड हो गया है चैनल पे। अगर आपने उसको नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी यहाँ पर मिल जाएगा वीडियो, और वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी वीडियो के ऊपर में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। वो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस वीडियो में 1 से लेकर 31 तक महत्वपूर्ण प्रश्न कराया गया है लघु उत्तरीय, और 31 के बाद जो है इस वीडियो में जानने वाले हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न को दोनों वीडियो में समाप्त कर दिया गया है और इसके बाद 2 वीडियो आएगा जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का होगा और उसमें जो है 2 पार्ट उसका भी होगा। अगर आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर जो है 10वीं कक्षा के सभी विषयों की तैयारी जो है चैप्टर वाइज चैप्टर कराया जाएगा और सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। इसलिए वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब हम अब वीडियो अपलोड करें कोई भी सब्जेक्ट का। तो इसलिए वीडियो पर बने रहें। वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखें। तो इसमें कह रहा है प्रछली जो है मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों का नाम बताना है, लिखने के लिए कह रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मछली में मुख्य श्वसन अंग क्लोम होता है। तो मछली में जो है मुख्य श्वसन अंग क्लोम होता है, जो जिसके द्वारा सांस लिया जाता है मछली के। और मच्छर में मुख्य श्वसन अंग श्वासनली या ट्रेकिया है। केचुआ में मुख्य श्वसन अंग त्वचा है, जबकि मनुष्य में फेफड़ा है। तो क्या है कि मछली में जो है क्लोम कहलाता है श्वसन अंग, और मच्छर में जो है ये कहलाता है ट्रेकिया या श्वास नली, और केचुआ में कहलाता है श्वसन या अंग त्वचा कहलाता है, जबकि मनुष्य में यही फेफड़ा कहलाता है, सांस लेने वाला अंग। आपको समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो ये बताना है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसमें जो है पौधे जो है आवश्यक सामग्री कहाँ से उपलब्ध करते हैं अपने लिए, यानी भोजन बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कच्ची सामग्री निम्नलिखित जगहों से प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जो है पौधे अपने सामग्री जो है निम्न जगहों से प्राप्त करते हैं, जो नीचे दिए गए हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 कहा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसे वायुमंडल से प्राप्त किया जाता है। पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। और जल जो है जल भूमि से पौधे जड़ों द्वारा प्राप्त करते हैं। पौधा जो है भूमि से जल को जड़ के द्वारा प्राप्त करते हैं। तीसरा है पर्णहरित, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। यह पौधों की कोशिकाओं में स्थित हरित लवक होते हैं। तो ये जो है पत्तियों में जो है उपस्थित रहते हैं हरित लवक, जिसे पर्णहरित भी कहा जाता है और इंग्लिश में क्लोरोफिल भी कहा जाता है, और हरित लवक भी कहते हैं जो पत्ती में उपस्थित रहते हैं। और चौथा है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से पौधे फोटोन ऊर्जा कणों के रूप में प्राप्त करते हैं, जो क्लोरोफिल से में संचित होकर आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाते हैं। तो क्या करते हैं सूर्य के प्रकाश से प्रकाश को लेते हैं पौधे, और ये चारों चीज़ जो है पौधे के लिए आवश्यक है अपने भोजन बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में
एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद होते हैं, ये बताना है। श्वसन के लिए जो है ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में, यानी कि श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, इसमें जो है एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद होते हैं, यानी कि जल में जो जीव रहते हैं उसकी अपेक्षा जो स्थल पर जीव रहते हैं वो लाभप्रद होते हैं। किस प्रकार लाभप्रद होते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर है जल में ऑक्सीजन की काफ़ी कम घुलित होते हैं, यानी कि जल में जो है ऑक्सीजन काफ़ी कम घुलित होते हैं, जबकि अधिक जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जलीय जीव यानी मछलियाँ जो जल में रहते हैं सर्वप्रथम मुख के द्वारा घुलित ऑक्सीजन को लेती हैं तथा विमान के द्वारा क्लोम की कोशिकाओं में अवशेषित कर लेती है, जबकि स्थलीय जीव फेफड़ा के द्वारा आसानी से ऑक्सीजन ले पाते हैं। तो क्या होता है कि जलीय जीव जो होता है जल में ऑक्सीजन काफ़ी कम घुलित होता है, यानी कि कम मात्रा में रहता है, और जलीय जीव जो है ये क्या करते हैं कि जल में ऑक्सीजन जो घुलित रहते हैं उसको अपने अंदर लेते हैं। जैसे मछलियाँ हो गया, ये हो गया जलीय जीव, ये मुख के द्वारा लेते हैं अपने घुलित ऑक्सीजन को, यानी कि जल में जो घुलित ऑक्सीजन रहते हैं और उसमें कम मात्रा रहते हैं, जबकि स्थलीय जीव जो है फेफड़ा के द्वारा आसानी से ऑक्सीजन को ले पाते हैं। इसीलिए जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में अधिक लाभप्रद है। अगला प्रश्न है पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो ये बताना है पौधा में जो है गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, यानी कि कौन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जिसे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं, ये कैसे आदान प्रदान होता है, तो यही बताना है। तो इसका सही उत्तर है पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण की क्रिया के द्वारा पौधों की पत्तियों पर स्थित रंध्रों, पुराने वृक्षों के तनों की कड़ी त्वचा पर स्थित वातरंध्रों एवं अंतरकोशिकीय स्थानों के द्वारा होती है। इस क्रिया में पौधों की आवश्यकताओं एवं पर्यावरणीय अवस्था को महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो क्या होता है कि पौधा में जो है गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया के द्वारा होता है, और ये जो है पौधों की पत्तियों पर रंध्रों, पुराने वृक्षों के तनों की कड़ी त्वचा पर स्थित वातरंध्रों एवं अंतरकोशिकीय स्थानों के द्वारा होती है, यानी कि पत्ती में जो होता है पुराने वृक्ष उसके तना जो होता है कड़ी त्वचा, उसी में उपस्थित रंध्र होता है छोटे छोटे रंध्र, और उसी के द्वारा इसमें होता है गैसों का आदान प्रदान की क्रिया। रस की क्या भूमिका है, तो ये बताना है अमाशय में जो है पाचक रस की क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर है पाचक रस अमाशय में जो HCl पाया जाता है, अमाशय में जो है पाचक रस HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। ये क्या करता है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देते हैं, तो फिर वो प्रोटीन जो है वो क्या करते हैं उस प्रोटीन पर कार्य करके उसे पेप्टोन में बदल देते हैं पेप्सिन। HCl भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। HCl जो है अमाशय में जो उपस्थित रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या करते हैं भोजन के साथ आने वाले जो बैक्टीरिया होता है यानी हानिकारक पदार्थ उसको नष्ट कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम भी पाचक रस में होता है, जो वसा के आंशिक पचने में मदद करता है, यानी वसा को क्या करते हैं पचाने में मदद करता है आंशिक रूप से ये गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। अगला प्रश्न है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं, ये बताना है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है अभिवाही एवं अपवाही धमनिका के संयोग के को ग्लोमेरुलर कहते हैं। तो क्या होता है अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी जो है ये दोनों धमनिका के संयोग यानी मिलने को क्या कहते हैं, जहाँ पर मिलते हैं उसको ग्लोमेरुलर कहते हैं। अपवाही धमनिका का व्यास कम होने के कारण ग्लोमेरुलस के अंदर रक्त पर दाब अधिक बढ़ जाता है तथा इस उच्च दाब पर रक्त के छनने की प्रक्रिया होती है, जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो क्या होता है अपवाही धमनिका का व्यास जो होता है ये कम होने के कारण क्या होता है ग्लोमेरुलस के अंदर रक्त पर दबाव अधिक बढ़ जाता है, यानी दबाव क्या होता है रक्त पर खून पर अधिक बढ़ जाता है तथा इस उच्च दाब पर रक्त के छनने की प्रक्रिया होती है, यानी कि रक्त का क्या होता है छनने की प्रक्रिया होती है, इसे ही कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या इसे और एक चीज़ कहा जाता है
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसी को कहते हैं। इसके कारण प्रतिदिन 150 से 180 लीटर रक्त का वृक्कीय निष्पादन होता है, जिनमें 168.5 लीटर जल अवशोषित कर लिया जाता है एवं 1.5 से 1.8 लीटर मूत्र बनता है। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के प्राणी समभोजी सजीवों का उल्लेख करें। तो क्या करना है, विभिन्न प्रकार के प्राणी समभोजी जो होते हैं उसका उल्लेख करना है इस वीडियो में। तो इसका सही आंसर है, प्राणी समभोजी सजीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। तो क्या होता है, प्राणी समभोजी सजीव जो है ये अपना भोजन क्या करते हैं, ठोस या तरल रूप में, यानी कि ठोस रूप में करते हैं या तरल रूप में करते हैं, और जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा करते हैं। जिस प्रकार द्वारा जंतु भोजन ग्रहण करते हैं उसी विधि द्वारा ग्रहण करते हैं ये। ऐसे प्राणियों का भोजन संपूर्ण पादप या अन्य प्राणी अथवा उनके कुछ भाग होते हैं। तो क्या होते हैं, ऐसे प्राणियों का भोजन जो है संपूर्ण पादप यानी सभी पौधे, पूरा पौधा जो है ये या अन्य प्राणी होता है और उनके कुछ भाग होते हैं। पौधे के स्रोतों के आधार पर प्राणी समभोजी निम्न प्रकार के होते हैं, यानी कि ये भोजन के स्रोतों के आधार पर जो ये क्या होता है, प्राणी समभोजी इस प्रकार के होते हैं जो यहाँ पर दिया गया है। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, स्वजाति भक्षक, अपशिष्ट भोजी, परभक्षी, कीटभक्षी, अपघटक, मत्स्य भक्षी, धान्य पोषी। तो ये प्रकार के होते हैं प्राणी समभोजी भोजन के आधार पे। अगला प्रश्न है, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। तो ये बताना है, पत्तियों को जो है प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है, पत्तियों के अंदर हरे वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में संभव होता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषी अंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि पत्ती में जो है एक पर्णहरित पाया जाता है, इसे इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं और हिंदी में पर्णहरित या हरित लवक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है इसके लिए क्लोरोफिल की उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी है। तो क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करते हैं, सूर्य से प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। लेकिन क्लोरोफिल जो है ये पत्ती में ही उपस्थित रहते हैं जो प्रकाश को अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण रूप से संचालित कर होती है। अगला प्रश्न है, पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। तो ये बताना है, पित्त जो है ये क्या है और मनुष्य के पाचन में जो है इसका क्या महत्व है। तो इसका सही आंसर है, पित्त यकृत ग्रंथि से स्रावित होने वाला द्रव्य है जो छोटी आंत में भोजन के पाचन में मदद करता है। तो ये पित्त जो है ये क्या है, यकृत ग्रंथि जो है इससे स्रावित यानी निकलने वाला एक द्रव्य है जो छोटी आंत में भोजन के पाचन में मदद करता है, यानी कि भोजन का पाचन जो है छोटी आंत में जो होता है वहाँ पर ये मदद करता है पित्त, जो यकृत से निकलता है, यकृत ग्रंथि से। मनुष्य की पाचन क्रिया में इसका निम्नलिखित महत्व है। मनुष्य की पाचन क्रिया में जो है पित्त का ये महत्व है जो नीचे दिया गया है। पहला महत्व है, पित्त अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है ताकि अग्न्याशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। तो क्या करता है, पित्त जो है ये अमाशय से ग्रहणी में जो भोजन अम्लीय कायम की अम्लीयता को क्या करते हैं, ये नष्ट कर उसे क्षारीय बना देते हैं। जो अम्ल रहते हैं उसको क्या करते हैं, क्षार के रूप में बदल देते हैं और अग्न्याशयी रस के एंजाइम उस पर क्या करते हैं तब फिर क्रिया कर सकते हैं, जिससे दूसरा इसका महत्व है, पित्त भोजन में वसा के बड़े कण को सूक्ष्म कण में तोड़ने में मदद करता है। पित्त जो क्या करते हैं, भोजन के वसा जो है इसके बड़े कण जो होते हैं यानी बड़े बड़े टुकड़ा जो होते हैं उसको तोड़ने में मदद करता है ताकि लाइपेज एंजाइम उस पर क्रिया कर वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर सके। इस प्रकार वसा के पाचन में पित्त का महत्व है। यही पित्त का महत्व है वसा के पाचन में। अगला प्रश्न है 41 नंबर का, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो ये बताना, हमारे शरीर में जो है
हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाए इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका उत्तर है हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाई जाती है। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? ये लाल रक्त कोशिका में पाई जाती है और ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं और मिलने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं शरीर में। यह कोशिका में ऑक्सीजन को विसरित कर देती है जिससे कोशिकीय श्वसन हो सके। तो क्या करते हैं, ये कोशिका में जो है ऑक्सीजन को विसरित कर देने की विसरित कर देते हैं, नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं, जिससे क्या होता है कोशिकीय श्वसन जो है ये हो सकते हैं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। तो हमारे शरीर में जो है जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो इसमें से ये बीमारी हो जाती है, इसका नाम है एनीमिया। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, कोशिका को पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जिसके कारण कोशिकीय श्वसन बाधित हो जाता है। तो क्या होता है, जब एनीमिया बीमारी होती है तो इसमें लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है हमारे शरीर में और कोशिका को पूरा तरह जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जिसके कारण क्या होता है कोशिका श्वसन बाधित हो जाता है, यानी कि कोशिका में श्वसन की क्रिया जो है ये रुक जाता है और इसी कारण जो है हमारे शरीर में ये सब बीमारियां होते हैं। एनीमिया नामक बीमारी ये बहुत खतरनाक बीमारी है जिससे आदमी की जान भी जाती है। अगला प्रश्न है लसिका की क्या उपयोगिता है? ये बताना है लसिका की क्या उपयोगिता है, इस पर प्रकाश डालना है। तो इसका उत्तर है लसिका श्वेत संवहनी संयोजी ऊतक है। लसिका जो है ये श्वेत यानी कि उजला रंग का संवहनी संयोजी ऊतक है। रक्त प्लाज्मा की कुछ मात्रा कोशिकाओं से विसरित होकर ऊतकों में स्थित कोशिकाओं के बीच के रिक्त स्थानों में प्रविष्ट हो जाते हैं। ये क्या होती है, रक्त प्लाज्मा की कुछ मात्रा जो है कोशिकाओं से विसरित होकर कोशिका में जो है विसरित होकर ऊतकों में स्थित कोशिका जो ऊतक में कोशिका स्थित होते हैं उसके बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं उसी में प्रविष्ट हो जाते हैं, यानी उसी में मिल जाते हैं। ये विसरित प्लाज्मा को ऊतक द्रव या लसिका कहते हैं। यही विसरित प्लाज्मा जो है इसी को कहते हैं ऊतक द्रव या लसिका कहते हैं। ऊतक द्रव और लसिका दोनों एक ही है। लसिका के द्वारा कोशिकाओं में ऑक्सीजन सरलतम भोज्य पदार्थों तथा हार्मोन का विसरित होता है, यानी कि लसिका के द्वारा क्या होता है कोशिका में ऑक्सीजन का जो है सरलतम भोज्य पदार्थ तथा हार्मोन का विसरण होता है उसी में। इसके द्वारा CO2 जल तथा अपशिष्टों का भी विसरण होता है। इसके द्वारा क्या होता है लसिका के द्वारा कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और अपशिष्ट का भी विसरण होता है। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पौधों में मूल रोमों की कोशिकाओं में जल के पहुंचने की विधि का उल्लेख करें। तो पौधा में जो है मूल रोम जो है उसकी कोशिकाओं में जल पहुंचने की विधि का उल्लेख करना है कि किस विधि द्वारा कैसे होता है ये बताना है। तो इसका उत्तर है मृदा से जल का अवशोषण जलीय पौधों में मूल रोमों के द्वारा होता है, लेकिन मिट्टी से जो है जल का अवशोषण की क्रिया जो होता है ये जलीय पौधों में जो जल में पौधा रहते हैं उसमें जो है मूल रोमों के द्वारा होता है। एक मूल रोम पाया जाता है उसी के द्वारा होता है। मृदा से जल मूलतः विसरण की प्रक्रिया से मलरोम की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। तो क्या होता है मृदा से मिट्टी से जो जल जो है मूलतः विसरण की प्रक्रिया द्वारा विसरण की क्रिया द्वारा जो है मूल रोम की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि मूल रोम की कोशिकाओं में कोशिका द्रव का प्रसारण दाब भूमि जल के दाब से अधिक होता है। तो क्या होता है मूल रोम की कोशिकाओं में जो है कोशिका द्रव का प्रसारण दाब जो होता है ये जो जल भूमि यानी मिट्टी के जल के दाब से क्या होता है अधिक होता है। अतः सांद्रता प्रवणता के अनुसार भूमि में से मूल रोमों का कोशिकाओं की और जल का बहाव होता है, यानी कि क्या होता है इसी कारण सांद्रता प्रवणता के अनुसार जो है भूमि के क्या होता है मूल रोम कोशिकाओं का की ओर जो है जल का बहाव होने लगता है। अगला प्रश्न है गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कोशिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित है? तो ये बताना है गैसों के विनिमय के लिए जो है कोशिकाएं ये किस प्रकार अभिकल्पित है। इसका सही आंसर है ये है हमारे मानव शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा लाखों सूक्ष्म कोशिकाओं
कुपिकाओं में विभाजित होता है। इनका हमारे शरीर में जो है क्या होता है, मानव के शरीर में, सभी मानव के शरीर में 2 फेफड़े होते हैं और प्रत्येक फेफड़ा जो है लाखों सूक्ष्म कुपिकाओं में विभाजित होता है। वायु की अनुपस्थिति में कुपिका बहुत कम स्थान घेरती है, जबकि वायु की उपस्थिति में कुपिका बहुत स्थान घेरती है। तो क्या होती है कि वायु की अनुपस्थिति में जो है कुपिका बहुत कम स्थान घेरती है और वायु की उपस्थिति में जो है इसमें कुपिका जो है बहुत स्थान यानी अधिक स्थान घेरती है। इनके कारण श्वसन क्रिया में बहुत सहायता मिलता है। इसी के कारण क्या होता है, श्वसन की क्रिया में बहुत सहायता मिलता है। अगला प्रश्न है, पाचन किसे कहते हैं? तो ये बताना है पाचन जो है ये किसे कहते हैं और मनुष्य की आहार नाल के विभिन्न भागों का नाम बताएं। तो पाचन किसे कहते हैं ये भी बताना है और मनुष्य के आहार नाल के भाग जो है इसका नाम भी बताना है। तो इसका उत्तर है वह क्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है, जिससे ये अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सके, यह पाचन कहलाता है। तो पाचन क्या है? पाचन वह क्रिया है जिसमें क्या होता है, एंजाइम की सहायता से जो है जटिल भोज्य पदार्थों की जो बहुत बड़े बड़े भोज्य पदार्थ होते हैं, मजबूत भोज्य पदार्थ होते हैं, उसे सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है, यानी कि छोटे छोटे कणों में अपघटित कर दिया जाता है, जिससे ये क्या होता था, अवशोषित होकर जो है हमारे कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कोशिका में मिल जाते हैं, कोशिका तक जाते हैं। यही क्रिया जो है पाचन कहलाती है। तो मनुष्य के आहार नाल में निम्नलिखित भाग होते हैं। तो मनुष्य के आहार नाल की जो है इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। इसका पहला भाग है मुख गुहा, दूसरा है ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय एवं मलद्वार जो अंतिम में होते हैं। ये सभी भाग है हमारे मनुष्य के आहार नाल में जो भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है? तो ये बताना है उच्च संगठित पादप जो है में वहन तंत्र के घटक क्या है? तो इसका उत्तर है उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक निम्नलिखित है। पहला है एक जाइलम है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों को वहन करता है। दूसरा फ्लोएम है जो पत्तियों से जहाँ प्रकाश संश्लेषण के उत्पादक संश्लेषित होते हैं पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। तो इसमें क्या होता है, 2 वहन तंत्र पाए जाते हैं जो मृदा से एक जाइलम है जो मृदा से क्या करता है, प्राप्त जल को खनिज लवणों को वहन करता है, यानी कि मृदा से जल को जो है वहाँ तक ले जाता है पत्ती तक। और दूसरा है फ्लोएम जो पत्ती से यानी कि प्रकाशन क्रिया के द्वारा जो उत्पाद बनता है, यानी कि भोजन जो बनता है उसको सभी भागों तक पौधों में पहुँचाता है फ्लोएम। तो याद रखना है जाइलम से जल को ले जाते हैं और फ्लोएम जो है भोजन को हर जगह पहुँचाते हैं पौधा में। अगला प्रश्न है 47 नंबर का, क्या होगा अगर मानव शरीर से दोनों वृक्क को हटा दिया जाए? तो ये बताना है जब मानव के शरीर से दोनों वृक्क को हटा दिया जाएगा तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ रक्त में जमा होना शुरू हो जाएगा तथा रक्त विषाक्त हो जाएगा। जब क्या हो जाएगा कि मनुष्य से दोनों वृक्क को हटा दिया जाएगा तो इससे हानिकारक पदार्थ नहीं बाहर निकल पाएंगे और मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ यानी हानिकारक पदार्थ जो है ये क्या होगा, रक्त में जमा होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए रक्त क्या हो जाएगा, विषाक्त हो जाएगा, यानी विषाणु हो जाएगा, यानी कि विनाशकारी हो जाएगा हमारे शरीर के लिए और वो हमें जीवित रहने के लिए नहीं दे सकते हैं। ये इसी कारण मनुष्य जो है जीवित नहीं रह सकते अगर दोनों वृक्क को हटा दिया जाए मानव के शरीर से। अगला प्रश्न है, कठोर परिश्रम या अभ्यास करते समय सांस लेने की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों? तो ये बताना है जब कठोर परिश्रम करते हैं, अधिक परिश्रम करते हैं या अभ्यास करते हैं तभी के समय क्या होता है, सांस लेने की क्रिया जो है पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है और क्यों पड़ता है। तो इसका उत्तर है कठोर परिश्रम या अभ्यास करते समय हमारी मांसपेशियों के संकुचन और फैलाव बढ़ जाता है, इसलिए सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। तो क्या होता है कि जब हम कठोर परिश्रम करते हैं तो उस समय क्या होता है, यहाँ हमारे मांसपेशी में जो संकुचन और फैलाव की क्रिया होता है ये क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए हमें सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होने लगती है।
अगला प्रश्न है 49 नंबर का। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? तो ये बताना है। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव जो है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है, पर्याप्त क्यों नहीं है, ये बताना है। तो इसका उत्तर है बड़े आकार वाले हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती हैं। तो क्या होते हैं, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि बड़े आकार वाले जो हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव होते हैं इसमें सभी कोशिका जो है अपने आसपास के पर्यावरण जो है उससे सीधे संपर्क में नहीं रह सकती है। अतः क्या होता है कि हमारे साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकता है, इनकी सभी की कोशिका जो है इसका आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है विसरण। अगला प्रश्न है मनुष्य के आमाशय में जो HCl अम्ल स्रावित होता है वह कैसे कार्य करता है? तो ये बताना है कि मनुष्य के आमाशय जो है, हमारे आमाशय जो पाए जाते हैं उसमें HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो स्रावित होते हैं यानी कि निकलते रहते हैं, वह कैसे कार्य करता है ये बताना है। तो इसका उत्तर है गैस्ट्रिक HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जो गैस्ट्रिक खमीर पेप्सिन को सक्रिय करता है। यह सक्रिय होकर भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न कीटाणुओं को मारता है। तो इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रिक HCl जो होता है ये अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, यानी कि गैस्ट्रिक HCl ये क्या होता है अम्ल के माध्यम जैसा प्रदान करते हैं, यानी अम्ल भोजन को अम्लीय बना देते हैं। जो गैस्ट्रिक खमीर जो है ये क्या करते हैं पेप्सिन को सक्रिय करता है और ये सक्रिय होकर भोजन में पाए जाने वाले जो कीटाणु पाए जाते हैं भोजन में उसको क्या करते हैं मार देते हैं। इसी क्रिया ऐसे ही क्रिया करते हैं हमारे आमाशय में HCl अम्ल जो होता है स्रावित वह इसी तरह कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है एक सामूहिक भोजी में खाने के पश्चात 30 लोग बीमार हो गए, उन्हें के दस्त तथा बुखार हो गया। आप बताइए कि उन्हें कौन सी बीमारी हुई, इसमें किस जीवाणु का योगदान है, आप उन्हें किस तरह प्राथमिक उपचार सुझाएंगे? इसका उत्तर है जैसा कि लक्षण से स्पष्ट हो रहा है कि उन बीमारी व्यक्तियों को भोजन विषाणु की शिकायत थी। तो उसमें क्या है कि इस लक्षण से स्पष्ट यानी कि स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि बीमारी जो है व्यक्तियों को भोजन विषाक्त की शिकायत थी, यानी कि भोजन में विषाणु जो होते हैं इसी की शिकायत थी। यह बीमारी एक खास जीवाणु बैक्टीरियम बोटुलिज्म की वजह से होता है। ये जीवाणु जो है ये बीमारी जो है जीवाणु की वजह से होती है जो बैक्टीरियम बोटुलिज्म की वजह से होते हैं। रोगों के प्राथमिक उपचार के तौर पर नमक, चीनी और पानी का घोल समय समय पर देंगे ताकि निर्जलीकरण नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा कि प्राथमिक रोगों के जो है प्राथमिक उपचार के तौर पर जो है नमक, चीनी और पानी के घोल जो है इसको समय समय पर देते रहेंगे ताकि इसका जो है निर्जलीकरण जो है ये नहीं हो पाए। अगला प्रश्न है कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को क्यों पहुंचाया जाता है? तो कीट में जो है ऑक्सीजन जो है सीधे ऊतकों को पहुंचाया जाता है। तो ये बताना है क्यों पहुंचाया जाता है। इस विधि में प्रयुक्त रचनाओं का वर्णन कार्यविधि के साथ करें। इस विधि में जो है प्रयुक्त रचना जो है इसका वर्णन भी करना है कार्यविधि के साथ। तो इसका उत्तर है कीटों में श्वसन ट्रेकिया के द्वारा होता है। ट्रेकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं जो एक ओर सीधे ऊतकों के संपर्क में होती है तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्रों के द्वारा खुलती है। तो क्या होता है कि कीटों में जो है श्वसन ट्रेकिया के द्वारा होता है, ट्रेकिया एक है और उसी के द्वारा कीटों में श्वसन की क्रिया होता है। और ट्रेकिया जो है शरीर के भीतर में स्थित क्या होता है अत्यंत शाखित हवा भरी नलिका होता है, ये हवा जिसमें भरा होता है उसी तरह का नलिका होता है जो एक ओर से क्या होता है सीधे ऊतक के संपर्क में होती है और दूसरी ओर से क्या होता है शरीर की जो है शरीर के सतह पर जो है श्वास रंध्र जो है नामक छिद्र के द्वारा खुल होता है उसी के द्वारा खुलती है। कीटों में ट्रेकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता है। तो क्या होता है कीटों में जो है
ट्रेकिया के द्वारा श्वसन में जो है गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता है। इनका कारण यह है कि कीटों में रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जिसे कोई रंजक जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता हो वो नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 53 नंबर का, वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में अंतर स्पष्ट करें। तो क्या करना है, वाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण जो है इसमें अंतर बताना है। तो इसका उत्तर है पौधों में वायवीय भागों जो वायवीय भाग जो है ये होता है स्टोमाटा, क्यूटिकल एवं लेंटिसियस, ये वायवीय भाग है, द्वारा वाष्प के रूप में जल के निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इसमें वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाती है, पौधों के वायवीय भाग जो है इसके द्वारा वाष्प के रूप में जल के निकलने की क्रिया जो है यही वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। और यह एक शारीरिक क्रिया है एवं अलग अलग पादपों में इस क्रिया से निष्कासित जल की मात्रा में भिन्नता होती है, यानी कि सभी पौधों में क्या होता है नहीं, अलग अलग पौधों में इस क्रिया जो है निकलने की जल की मात्रा जो है ये अलग अलग तरह की होती है। लेकिन स्थानांतरण में पौधों में जल, खनिज लवण एवं खाद्य पदार्थों का बहुत ऊंचाई तक संचलन होता है। इसी स्थानांतरण की क्रिया में वाष्पोत्सर्जन की भूमिका होती है। ये क्या होता है कि स्थानांतरण की क्रिया जो है ये पौधों में जो है जल, खनिज लवण एवं खाद्य पदार्थ जो होता है इसका बहुत ऊंचाई तक संचालन होता है, जाने की क्रिया होता है। और इस स्थानांतरण की क्रिया जो है इसमें वाष्पोत्सर्जन की भूमिका अधिक होती है। यह फ्लोएम की चालनी नलिकाओं द्वारा होता है, क्योंकि फ्लोएम जो है उसी की चालनी नलिकाओं के द्वारा होता है जो पौधों में हर जगह भोजन को पहुंचाता है। यही है वाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण में अंतर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और इस चैनल पर जुड़ने के लिए बोले। इस चैनल पर जो है सभी विषयों की अच्छी तरह तैयारी कराई जाती है, टॉपिक वाइज टॉपिक, और सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न उत्तर। अगला प्रश्न है पौधों में स्टोमाटा कहाँ पाए जाते हैं, इनसे CO पत्ती कोशिकाओं में कैसे पहुंचता है। देखिए बताना है पौधों में जो है स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है और इनमें जो है CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पत्ती कोशिकाओं में कैसे पहुंचाता है। इसका उत्तर है ये है पत्तियों की बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस के पृष्ठ पर स्टोमाटा पाई जाती है। तो क्या होती है, पत्ती जो है इसके बाहरी भाग में त्वचा या एपिडर्मिस के भाग पर क्या होता है ये स्टोमाटा पाया जाता है। ये स्टोमाटा जो है ये 2 द्वार कोशिकाओं द्वारा क्या होती है, घिरी होती है। स्टोमाटा का खुलना व बंद होना द्वार कोशिकाओं की स्थिति पर निर्भर करता है। एक स्टोमाटा जो ये खुलता है या बंद होता है इसका जो है ये स्थिति किस पर निर्भर करता है, ये करता है द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है। जब द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित कर फूल जाती है तो स्टोमाटा खुल जाते हैं और वायुमंडल से CO विसरण द्वारा पत्ती कोशिकाओं में पहुंच जाता है। तो क्या होता है, जब द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित कर लेते हैं बहुत ज़्यादा और फूल जाती है तो क्या होता है, स्टोमाटा जो है ये खुल जाते हैं और वायुमंडल से CO को क्या करता है, विसरण क्रिया द्वारा जो है पत्ती कोशिकाओं में पहुंच जाता है। और इसके विपरीत जो है जब द्वार कोशिकाओं को जल बाहर निकल जाता है द्वार कोशिकाओं का, तब क्या होता है ये सिकुड़ जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जब इसके विपरीत जो है जब द्वार कोशिका का जल जो है बाहर निकल जाता है तब ये क्या होता है फिर सिकुड़ जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं इसके। आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन को अच्छी तरह से। अगला प्रश्न है किण्वन किस प्रकार का श्वसन है यह कहाँ होता है। तो ये बताना है किण्वन जो है ये किस प्रकार का श्वसन है और यह कहाँ होता है। तो इसका उत्तर है किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है जिसमें यीस्ट द्वारा पाइरूवेट का एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह अभिक्रिया यीस्ट कोशिकाओं के बाहर स्रावित एंजाइम द्वारा शर्करा के अपघटन के फलस्वरूप संपन्न होता है। तो क्या होता है इसमें, किण्वन जो है एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है जिसमें यीस्ट द्वारा पाइरूवेट का एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है और यह अभिक्रिया जो है यीस्ट कोशिकाओं के बाहर
स्त्रावित जाइमेज एंजाइम द्वारा शर्करा के अपघटन के फलस्वरूप संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, नासिका वेश्म किस प्रकार हवा के साथ अंदर प्रवेश करने वाले धूल कणों के साथ रोगाणुओं की रोकथाम करता है? तो ये बताना है नासिका वेश्म जो है ये किस प्रकार हवा के साथ जो अंदर प्रवेश करने वाले जो धूल कण जो होते हैं इसके साथ जो रोगाणुओं की रोकथाम करता है, इनकी जो रोग वाला होता है रोगाणु होता है उसका रोकथाम किस प्रकार करता है ये बताना है नासिका विषम। तो इसका उत्तर है नासिका विषमों में महीन म्यूकस मेम्ब्रेन का स्तर होता है। तो क्या होता है नासिका विषम जो है इसमें एक महीन म्यूकस होता है जो मेम्ब्रेन का स्तर होता है जो म्यूकस नावित करता है। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस वो नावित करता है विभिन्न रोगाणु या अन्य हानिकारक पदार्थ लसलसे म्यूकस में फंसकर प्रकोष्ठ के बालों में चिपक जाते हैं। तो क्या होता है कि विभिन्न रोगाणु जो होता है ये हानिकारक पदार्थ ये लसलसे म्यूकस में फंस कर क्या होते हैं प्रकोष्ठ के बालों में चिपक जाते हैं। इनकी नासिक में जो है नाक में जो है बाल पाए जाते हैं उसमें चिपक जाते हैं म्यूकस में फंसकर और ये अंदर की ओर प्रवेश नहीं कर पाते। तो क्या होता है जो रोगाणु होता है हानिकारक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं कि म्यूकस में जो है मिलकर फंस जाते हैं और नाकों के बालों में चिपक जाते हैं प्रकोष्ठ में और वो क्या होते हैं अंदर की ओर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय में कपाटों की क्या आवश्यकता है? तो ये बताना है हृदय में जो है कपाट की क्या आवश्यकता है, हृदय में जो कपाट पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है मनुष्य तथा मेमेलिया वर्ग के अन्य जंतुओं के हृदय में 4 विषम 2 बायां एवं दायां अलिन तथा 2 बायां एवं दायां निलय होते हैं। दायां अलिन दाएं निलय में तथा बायां अलिन बाएं निलय में खुलता है। क्या होता है दायां अलिन जो है दाएं निलय में खुलता है और बायां अलिन जो है ये बाएं निलय में खुलता है और हृदय में जो है 4 विषम पाए जाते हैं दायां अलिन दायां निलय और बायां अलिन बायां निलय। इनके खुलने के स्थान से त्रिदलीय एवं द्विदलीय कपाट क्रमशः लगे होते हैं। ये जहाँ से खुलते हैं उसके स्थान पर जो है 2 कपाट लगे रहते हैं जिसे कहते हैं एक को कहते हैं त्रिदलीय कपाट और दूसरे कहते हैं द्विदलीय कपाट और जो पुनः रक्त को वापस नहीं आने देते हैं। तो ये क्या करता है फिर जो है पुनः जो जिधर से रक्त जाते हैं उधर से फिर जाने के लिए नहीं देते हैं, एक तरह से फिर दूसरी तरफ जिधर से आते हैं उधर जाने के लिए रक्त को नहीं देते हैं तथा उनमें शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त को आपस में मिलने से रोकते हैं। उसी में क्या करते हैं शुद्ध और अशुद्ध रक्त यानी कि जो खराब रक्त होते हैं और जो अच्छे रक्त होते हैं दोनों को मिलने नहीं देता है, मिलने से रोक देता है। अतः शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त आपस में मिले नहीं, इसके लिए हृदय में कपाटी की आवश्यकता अनिवार्य है। तो क्या होता है कपाट की यही आवश्यकता है कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त को नहीं मिल सके और जब ये नहीं मिलता है तो हमारे शरीर में जो है हृदय में जो है कि दायां एवं बायां और दायां नीला और बायां नीला ये कार्य करते रहते हैं और हृदय संकोचन की क्रिया चलती रहती है। अगला प्रश्न है श्वसन और दहन में 2 अंतर लिखें। तो ये लिखना है क्या श्वसन और क्रिया और दहन जो है ये दोनों में 2 अंतर लिखना है कम से कम। तो इसका सबसे पहले उत्तर है सबसे पहले जान लीजिए लक्षण। लक्षण है प्रक्रिया की प्रवृत्ति, प्रक्रिया की प्रवृत्ति पहला है। तो श्वसन में क्या होता है जैव रासायनिक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया होता है। तो श्वसन में जो है ये प्रक्रिया जो है जैव रासायनिक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है और दहन में जो है भौतिकीय रासायनिक अभिक्रिया है जो अचानक होती है। तो दहन क्रिया में जो है क्या होता है भौतिक रासायनिक अभिक्रिया होता है जो अचानक हो जाती है जो किसी को पता नहीं चलता है। दूसरा है उपस्थिति का स्तर, यानी ये दूसरा है इसमें क्या है उपस्थिति जो होता है इसका स्तर। तो श्वसन में क्या होता है कोशिकीय स्तर पर होता है, यानी कि कोशिकीय स्तर पर उपस्थिति होता है श्वसन में और दहन में जो है कोशिकीय स्तर पर उपस्थिति नहीं होता है दहन की क्रिया में। यही है श्वसन और दहन में 2 अंतर। अगला प्रश्न है 59 नंबर का श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है। ये बताना है श्वसन की क्रिया यानी श्वसन और प्रकाश संश्लेषण ये दोनों में क्या अंतर है ये बताना है। तो इसका उत्तर है श्वसन की क्रिया ये है और प्रकाश संश्लेषण की ये है। पहला है श्वसन में
श्वसन एक विखंडात्मक प्रक्रिया है और प्रकाश संश्लेषण में है प्रकाश संश्लेषण एक रचनात्मक प्रक्रिया है। तो श्वसन जो है ये क्या है, विखंडात्मक प्रक्रिया है जो विखंडन करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण जो है ये एक रचनात्मक प्रक्रिया है जो रचना करते हैं। दूसरा है, श्वसन में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन को सबस्ट्रेट के रूप में उपयोग करते हैं। क्या होते हैं कि श्वसन में जो है, श्वसन में ग्लूकोज होते हैं, इसको ऑक्सीजन को सबस्ट्रेट के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 एवं जल को सबस्ट्रेट के रूप में उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सबस्ट्रेट के रूप में इस उपयोग करते हैं। तीसरा है, श्वसन में CO2 एवं H2O अंतोत्पाद के रूप में बनेंगी। तो श्वसन क्रिया में जो है क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है ये अंतोत्पाद के रूप में बनते हैं, अंतिम उत्पाद के रूप में बनते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है ये प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज एवं CO2 अंतोत्पाद के रूप में बनते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो है अंतिम रूप में जो है ये अंतिम उत्पाद क्या बनते हैं, ग्लूकोज एवं कार्बन डाइऑक्साइड। और श्वसन क्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं अंतिम उत्पाद। अगला प्रश्न है 60 नंबर का, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। तो ये बताना है वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, और कुछ जीव का भी नाम लिखना है। तो इसका उत्तर है वायवीय श्वसन में पहला है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है, इसमें वायवीय श्वसन में कोशिका के कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन जो है कोशिका के कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और अवायवीय श्वसन में जो है यह क्रिया केवल कोशिका द्रव में ही होती है। तीसरा है, इस क्रिया में अंतिम उत्पाद CO2 तथा जल होते हैं। तो वायवीय श्वसन में जो क्या होता है, अंतिम जो उत्पाद होता है अंतिम रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं, जबकि वायवीय श्वसन में तो है इसका क्रिया का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वायवीय श्वसन का जो अंतिम उत्पाद जो है ये इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। अगला है 4 नंबर का, यह क्रिया सभी जीवधारियों में पाई जाती है, और अवायवीय श्वसन में है यह क्रिया केवल कुछ ही जीवधारियों में पाई जाती है। तो वायवीय श्वसन जो है यह क्रिया सभी जीवधारी में, जितने भी जीवधारी हैं सभी में पाए जाते हैं, और अवायवीय श्वसन की क्रिया जो है ये कुछ ही जीवों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है और 61 नंबर का, श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है? ये बताना है श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। इसका उत्तर है श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में निम्नलिखित अंतर है। श्वसन और श्वासोच्छ्वास, पहला है, श्वसन एक जीव रासायनिक प्रक्रम है और श्वासोच्छ्वास एक भौतिक क्रिया है। तो क्या है कि श्वसन जो है ये एक जैव रासायनिक प्रक्रम है और श्वासोच्छ्वास भौतिक क्रिया है। दूसरा है, श्वसन में इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है और श्वासोच्छ्वास में है इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। श्वसन क्रिया में जो है ऊर्जा बनता है और श्वासोच्छ्वास में जो है ऊर्जा नहीं बनती है, नहीं निकलते हैं। श्वसन में है अगला, यह कोशिका में संपन्न होती है। तो श्वसन क्रिया जो है ये कोशिका में संपन्न होती है और श्वासोच्छ्वास जो है यह फेफड़े में संपन्न होती है। अगला प्रश्न है और 62 नंबर का, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के संवहन में दो अंतर लिखिए। जाइलम और फ्लोएम में जो है के संवहन जो होते हैं इसमें दो अंतर लिखना है पदार्थों के। इसका सही आंसर है जाइलम और फ्लोएम। ये है, जाइलम में है पहला, इसकी कोशिकाएं मृत होती है और फ्लोएम में इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है और फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। दूसरा है, यह जल एवं गुलित खनिज लवण का स्थानांतरण करता है। जाइलम जो है क्या करता है, जल और खनिज लवण जो है उसका क्या करता है, स्थानांतरण करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और फ्लोएम जो है यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। तो फ्लोएम जो है क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ जो बनते हैं, भोजन जो बनते हैं पौधे में उसका स्थानांतरण करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। और 63 नंबर का प्रश्न है, एक दिशीय तथा द्विदिशीय स्थानांतरण में विभेद करें।
ये बताना है। एक दिशीय तथा द्विदिशीय स्थानांतरण जो है इसमें अंतर क्या है। तो एक दिशीय स्थानांतरण है पौधे की जड़ से ऊपरी भागों की ओर जल तथा खनिज लवणों का परिवहन एक स्वतंत्र विशेष तंत्र द्वारा होता है, इसे एक दिशीय स्थानांतरण कहते हैं। तो क्या होता है कि एक दिशीय स्थानांतरण में पौधा के जड़ से ऊपरी भागों की ओर जो जल और खनिज लवण जाते हैं, इसी परिवहन जो है एक स्वतंत्र विशेष तंत्र के द्वारा होता है। एक विशेष तंत्र पाया जाता है पौधा में, उसी तंत्र के द्वारा होता है, और ये जो है एक दिशीय स्थानांतरण होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाती है। और द्विदिशीय स्थानांतरण है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पत्तियों से नीचे एवं ऊपर की ओर एक विशेष तंत्र फ्लोएम के द्वारा होता है, इसे द्विदिशीय स्थानांतरण कहते हैं। तो द्विदिशीय स्थानांतरण में फ्लोएम आता है, जो पौधे में जो भोजन बनते हैं उसको ऊपर की ओर ले जाते हैं, नीचे के ऊपर हर जगह ले जाते हैं, ये द्विदिशीय स्थानांतरण कहलाता है। अगला प्रश्न है 64 नंबर का और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। लगातार दौड़ते रहने से मनुष्य की मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, इसके पीछे जीव वैज्ञानिक कारण क्या है। जब मनुष्य लगातार दौड़ते रहते हैं तो उसके मांसपेशी जो है दर्द करने लगता है, और इसका वैज्ञानिक कारण क्या है ये बताना है। तो इसका उत्तर है लगातार दौड़ते रहने से मनुष्य की मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यह मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिसके कारण मांसपेशियों में असहम दर्द की अनुभूति होती है। यह दर्द युक्त कैंपस उत्पन्न होती है। यह एक प्रकार का अवायवीय शोषण है। तो क्या होता है, मनुष्य जब लगातार दौड़ते रहते हैं, इसका मांसपेशी में जो है लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, यानी बन जाता है, और ये मांसपेशी में जमा हो जाता है। जब मांसपेशी में जमा हो जाता है, इसके कारण क्या होता है, मांसपेशी में दर्द की अनुभूति होती है, यानी कि हमें दर्द का महसूस होने लगता है, और दर्द युक्त कैंपस जो उत्पन्न करती है ये, और यह प्रकार अवायवीय शोषण में होता है। और अवायवीय शोषण यह है। आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और इसके पहले वाले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी साइड में मिल जाएंगे, और आई बटन में भी वीडियो के शुरू में दिए हैं, वहाँ पर से भी देख सकते हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इसका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला वीडियो जो है वही है, और उसमें 1 से लेकर 31 तक प्रश्न कराया गया है। 2 नंबर का जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे ही प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे और इस वीडियो से। और अगर आप 5 नंबर का प्रश्न वाला वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास पर शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल घंटी के बटन दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे अगर हम इसका अगला वीडियो अपलोड करेंगे 5 नंबर वाले का वीडियो। तो और 5 नंबर वाले के वीडियो भी 2 वीडियो अपलोड करेंगे। पहले वीडियो में आधा को कवर करने वाले हैं, और दूसरे वीडियो में पूरा उसका कवर किया जाएगा। इस 4 वीडियो में इस पूरे चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा, और इसके बाद जो है अगला चैप्टर देखेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेके। जय हिंद।